तभी कायरा ने अपना फ़ोन बजते देखा। उसने शांति से कहा, मेरे पास लेकर आओ फ़ोन। वहीं उसकी कही हुई बात को सुनकर पायल अपनी सेंस में वापस आई और फिर वह जल्दी से कायरा के पास आ गई और फ़ोन को उसकी तरफ बढ़ा दिया। कायरा ने अपने फ़ोन को देखा और उस नंबर को देखते हुए उसका मुंह बन गया था और फिर उसने कॉल को पिक कर लिया और शांत आवाज़ में कहा, हाँ बोलो। तभी उधर से अर्पित की चिल्लाते हुए आवाज़ आई, तुम क्या कोई एलियन हो या फिर कोई जादूगरनी, हाँ, जो कि हाल ही में गायब हो जाती हो? और अब तुम सुबह सुबह ही कहाँ गायब हो गई हो, हाँ, बताओगी मुझे? और जब कायरा ने अर्पित की बातें सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से वजह से लाल हो गया था और उसने गुस्से से कहा, सबसे पहले तो तुम अपनी बकवास करो बंद करो, और तुमसे मतलब कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जब अर्पित ने उसकी गुस्से से भरी आवाज़ सुनी तो वह एक पल के लिए तो चुप हो गया था और फिर उसने थोड़ा ठंडे पड़ते हुए कहा, हाँ मतलब क्यों नहीं है, हाँ, भाई का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि शाम को तुम्हारा कॉन्सर्ट है, तो क्या तुम्हें याद है? जब कायरा ने उसकी कही हुई बात सुनी तब जाकर उसे याद आया कि आज उसका कॉन्सर्ट था और अपने उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर गोली लगी हुई थी और वह इस वक्त घायल थी। जब अर्पित ने कोई आवाज़ नहीं सुनी तो फिर उससे उसने कहा, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस पर कायरा ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ मुझे सब कुछ याद है और मैं इस वक्त कहीं और बिजी हूँ, इसीलिए मैं शाम को सीधे कॉन्सर्ट में ही आऊँगी। और फिर अर्पित की बात को सुने बिना ही उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और जब उसने अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट किया तो उसने सबकी तरफ देखा और जब उसकी तरफ स- सबकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे क्योंकि उन सभी ने उन दोनों की सारी बातों को सुन लिया था। तो कायरा ने कहा, क्या है, आप सभी लोग मुझे ऐसे आंखें फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? सभी लोग जल्दी से इधर उधर देखने लगे थे और फिर पायल ने थोड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, वैसे सीनियर, आपका कौन सा कॉन्सर्ट है, क्या हम भी देख सकते हैं? जब कायरा ने पायल की कही हुई बात सुनी तो वह उसकी तरफ घूर कर देखने लगी थी और जब पायल ने उसे ऐसे देखा तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को नीचे कर लिया था और फिर कायरा स्ट्रेचर से नीचे उतरी और फिर अब उसने अपनी ब्लैक जैकेट को अपने कंधे पर डाला और आरुष की तरफ देखकर कहा, मुझे मेरे अपार्टमेंट में छोड़ दो। उसकी बात को सुनकर रेहान ने बीच में ही कहा, लेकिन सीनियर, अभी आपकी जिस पर उसकी बात पूरी हो भी पाती उससे पहले ही कायरा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर सीरियल लहजे में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर रोहन ने अपना मुंह बंद कर लिया था और वहीं आयुष ने कायरा की तरफ देख अपना सिर हाँ में हिला दिया था और फिर वह दोनों वहां से जाने लगे। फिर दरवाजे पर पहुंचकर कायरा रुक गई और उसने पलटकर पायल की तरफ देखा और कहा, शाम को मेरा सिंगिंग कॉन्सर्ट है और मैं तुम सभी को ही पासेस भेज दूंगी। आप सभी लोग वहां पर आ जाना। और जब सभी ने कायरा की बातों को सुना तो सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं रोहन परेशान हो गया था और उसने कहा, लेकिन सीनियर, आप कर कॉन्सर्ट नहीं कर सकती हैं, आपको चोट लगी है ना? और जब सभी ने रेहान की बात सुनी तो सभी को याद आया कि सीनियर तो घायल हो चुकी हैं और फिर सभी लोग परेशानी से कायरा की तरफ ही देखने लगे थे जिस पर कायरा ने रेहान को देखा और फिर उसे दिलासा देते हुए बोली, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शाम को कॉन्सर्ट में आ जाना। और फिर किसी की भी एक भी बात सुने होने वह वहाँ से चली गई थी। वहीं कायरा ने अपनी वाइफ को कायरा के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के नीचे रोक दिया था। तो कायरा बाइक से नीचे उतरी और वह अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी थी। तभी आरुष ने भी अपना हेलमेट उतारा और कायरा को रोकते हुए कहा, सीनियर, क्या मैं आपको आपके अपार्टमेंट में छोड़ दूं? जिस पर कायरा ने उसकी तरफ देखा और फिर शांति से कहा, पहले तो मुझे सीनियर बुलाना बंद करो, तुम चाहो तो मेरा नाम लेकर बुला सकते हो। उसकी कही हुई बात को सुनकर आयुष ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर कायरा ने कहा, ठीक है चलो। जिस पर कायरा ने बात सुनकर आरुष के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वह भी कायरा के साथ साथ चलने लगा और फिर कायरा अपने अपार्टमेंट में पहुंची और उसने अपनी अपार्टमेंट को बाहर निकाला और दरवाजे को खोलने लगी, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा वीक फील हो रहा था और उसका सर भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो रखा था। जब ये आरुष ने देखा तो उसने जल्दी से कायरा के हाथ से चाबी को ले लिया और फिर
उसने दरवाजे को खोल दिया, जिस पर कायरा ने कुछ भी नहीं कहा और फिर वह अंदर चली गई। और फिर उसने आरुष को भी इनवाइट किया। उसकी बात सुनकर आरुष भी अंदर आ गया था और फिर उसने दरवाजे को सही से बंद कर दिया था। वहीं कायरा ने 2-3 दिन कदम कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि उसके पैर अचानक से लड़खड़ा गए थे, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस कर रही थी और उसकी जैकेट भी नीचे गिर गई थी। तो ये जब ये रारुस ने देखा तो उसने जल्दी से आकर कायरा के हाथ को थाम लिया था और एक हाथ से उसने कायरा की कमर को कसकर पकड़ लिया था, जिसके कारण कायरा गिरने से बच गई थी। कायरा ने हैवी मूड की वजह से उसकी आंखें बंद कर ली थी। वहीं आरुष उसकी तरफ पहली बार अट्रैक्शन को फील कर रहा था और वह एक पल के लिए उसके चेहरे में जैसे खोता गया था। और फिर वह जल्दी से अपने सेंस में वापस आया और फिर उसने ठीक से कायरा को खड़ा किया और फिर उसके जैकेट को उठाया और जताते हुए बोला, आप ठीक तो है ना? जिस पर कायरा ने अपने लेफ्ट हैंड से अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसकी बात को सुनकर कायरा ने उसे ले जाकर आराम से सोफे पर बैठाया और फिर वहां से किचन की तरफ चला गया और कायरा के लिए एक गिलास पानी लेकर आया। तो कायरा पानी के गिलास को ले लिया और फिर उस पानी को पीने लगी थी और फिर गिलास को आरुष को दे दिया था। तो आरुष ने उस गिलास को लिया और वह बाप साहब देख पा रहा था कि कायरा की तबीयत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। इसीलिए उसने हिम्मत करते हुए कहा, सीनियर, आपको कॉन्सर्ट कैंसिल कर देना चाहिए और आपको अपनी तबीयत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसलिए मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल चलिए। जब कायरा ने उसकी कही हुई बात सुनी तो उसने अपने सिर को पीछे सोफे से टिका दिया और अपने लेफ्ट हैंड को अपनी आंखों पर रखते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती और तुम्हें मेरी चिंता करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं। मैं ठीक हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब आरुष ने कायरा की बात सुनी तो उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना ही पड़ा था। वहीं उसके जाने के बाद कायरा ने अपने हाथ को उठाया और उसकी आंखों में आंसू थे और अचानक से उसे जोर जोर से खांसी आने लगी थी, जिसकी वजह से वह जल्दी से खड़ी हुई और फिर धीरे धीरे से ड्रॉर के पास गए और उसमें से वहां पर एक दवाई को निकाला और फिर पानी में लेकर उसने उसे खा लिया था और वह किचन की तरफ बढ़ गई। तो वहां पर जाकर उसने पानी को पिया, तब जाकर उसे थोड़ा सा बेटर फील हुआ था और फिर वह अपने रूम की तरफ चली गई थी। उसके हाथ में भी थोड़ा सा पेन पेन हो रहा था, जिसके कारण वह जाकर बेड पर लेट गई और वैसे ही लेटी रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। और जब उसने रिंगटोन की आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर इरिटेशन को साफ देखा जा सकता था, क्योंकि वह इस वक्त सिर्फ थोड़ी शांति चाहती थी। और उसने अपने फ़ोन को पॉकेट से बाहर निकाला और उसने कॉलर आईडी को देखा तो वह एकदम से और भी ज़्यादा शांत हो गई थी और फिर उसने कॉल को पिकअप कर लिया था और फिर अपनी धीमी शांत आवाज़ में कहा, यस मॉम। जिस पर उधर से अनामिका जी की परेशानी से भरी आवाज़ आई, कायू बेटा, तुम ठीक हो ना? कितने दिन हो गए तुमसे मिले बिना। तुमने एक बार भी फ़ोन लगाकर अपनी माँ का हाल चाल भी नहीं पूछा। क्या आपको हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती? हमें पता है आपकी बहुत चिंता हो रही थी। आप ठीक तो है ना? जब कायरा ने अनामिका जी की शिकायतों को सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसकी आंखों के किनारों से जैसे आंसू भी निकल गए थे। और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करें, मैं बस थोड़ी बिजी हो गई थी इसीलिए आपको कॉल नहीं कर पाई। उसकी बात को सुनकर उधर से अनामिका जी ने थोड़ा नाराजगी से कहा, इतना भी तुम कहाँ बिजी हो गई थी, हाँ, कि तुम अपनी माँ को ही भूल गई? और तुम्हारे डैड भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तुम एक बार मुंबई क्यों नहीं आ जाती? हम सबसे मिल लो, हमें बहुत याद आ रही है तुम्हारी। जिस पर कायरा ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, हाँ मॉम, मैं कोशिश करूँगी आने की, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। और हाँ, आज आपकी 11 का सिंगिंग कॉन्सर्ट है तो उसे ज़रूर देखना। ओके मॉम। जिस पर उधर से अनामिका जी ने खुशी के साथ कहा, क्या तुम वापस से सिंगिंग करने लगी हो? वेरी गुड मेरी बच्ची, हम दोनों ही तुम्हारी सिंगिंग कॉन्सर्ट को देखेंगे। उनकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, अभी उसी की तैयारी में हूँ, मैं फ्री होकर आपसे बात करती हूँ। ओके मॉम। जिस पर अनामिका जी ने मुस्कुराकर कहा, ओके ठीक है मेरी बच्चा, और फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज का माहौल कुछ अलग ही था। पूरे कॉलेज में चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि सभी लोग शाम के कायरा के
कियारा के कॉन्सर्ट में जाने के लिए एक्साइटेड थी। वहीं सेक्शन बी में भी सभी लोग बैठे हुए थे। वहीं करण कायरा के बेंच को देख रहा था। वह आज आई नहीं थी और यह देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और जब अजय ने उसे कायरा के बेंच की तरफ देखते हुए देखा तो उसने कहा, अब क्या तुम उधर ही ताकते रहोगे? तुम्हारे ताकने से वह वहां पर प्रकट तो नहीं हो जाएगी ना? जब करण ने अजय की आवाज सुनी तो उसने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, जस्ट शट अप। जब तक तुमसे कुछ पूछा ना जाए ना तब तक अपना मुंह मत खोला करो, समझे तुम? जिस पर अजय ने अपना मुंह बनाया और फिर उखड़ते हुए कहा, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेरे दोस्त को हुआ क्या है। हाँ, मतलब अब तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ अहमियत है ही नहीं। हर वक्त तुम हमेशा बस कायरा 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 ही करते रहते हो। मुझ पर भी कभी ध्यान दे लिया करो यार। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस उस पर ध्यान देना है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। तुम्हारे पागलपन से तो अच्छा है मैं ऑफ ऑफ रोड चला जाऊं। और जब करण ने उसकी बातों को सुना तो उसने अपने सामने रखी हुई बुक के पेज पलटते हुए कहा, हाँ चले जाओ ना, मैंने कहाँ रोका है तुम्हें? उसकी कही हुई बात को सुनकर अजय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर उसे घूरते हुए कहा, मतलब तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं जाऊं या फिर यहाँ रहूं ना रहूं, है ना? जिस पर करण ने उसकी तरफ देखते हुए उसकी बात का जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर अजय ने हैरानी से कहा, क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब मैंने तुम्हारे पीछे आकर अपना टाइम वेस्ट किया है ना, ठीक है, अब मैं जा ही रहा हूँ और फिर मुझे बुलाने की हिम्मत भी मत करना। जिस पर करण ने कुछ भी नहीं कहा था। यह सच देखकर अजय को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी करण का फोन बजने लगा। और जब करण ने फोन पर कॉलर आईडी को देखा तो उसने अजय को इग्नोर कर दिया और फिर जल्दी से कॉल को पिकअप कर लिया और वह साइड चला गया। वहीं उसे इस तरीके से इग्नोर करते हुए देखकर अजय और भी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने वाली बेंच पर बैठी हुई रायना पर पड़ी। उसे देखते ही उसका गुस्सा जैसे अचानक से ही छूमंतर हो गया था। वहीं करण ने कॉल को बात करने के हुए कहा, हाँ भाई, आपको कायरा की इंफॉर्मेशन मिली या नहीं? जिस पर उधर से ईशान ने कहा, हाँ उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई है। उसकी कही बात को सुनकर करण ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, अच्छा तो वह लोग कौन है, आप जल्दी बताइए मुझे। जिस पर ईशान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वह है मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन चेतन मेहरा की गोद ली हुई डॉक्टर है। जब करण ने यह सुना तो उसे सब कुछ समझ आ गया और उसने अपने दिमाग को दौड़ाते हुए कहा, तभी मैं सोचूं कि आखिरकार इतनी इतनी कायरा के लिए क्यों पड़ी आई थी। ओके ठीक है, थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए। जिस पर उधर से ईशान ने नाराजगी से कहा, तुम बेफालतू में उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो। उस लड़की में ऐसा कुछ भी नहीं है करण, बल्कि मुंबई के सारे स्कूलों से बैन कर दिया गया है उस लड़की को, तब जाकर वह दिल्ली पहुंची है। तो मैं ये भी पता है कि साथ ही साथ वह एक मर्डर भी है। तो तुम मुझे छोड़ के उसे छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, डैड इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है और वो कभी भी नहीं अपनाएंगे इस रिश्ते को, तुम याद रखना। जब ये करण ने सुना तो उसने अपने चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई छोड़ो ना आप, बार बार ऐसी बातों पर क्यों आ जाते हैं? हाँ, और मुझे इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार मुझे कायरा से बात करनी है। यह सुनकर ईशान ने नाराज किया, हाँ ठीक है, ये सब छोड़ो, बस पहले ये बताओ तुमने पता किया कि हाईएस्ट सीनियर है कौन? और हाँ, आज सुबह सुबह ही तुमने न्यूज़ देखी? जिस पर करण ने सोचते हुए कहा, नहीं क्यों, क्या हुआ? और मुझे अभी हाईएस्ट सीनियर का पता नहीं चला, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर पता लगा लूंगा। जिस पर ईशान ने थोड़े उखड़े हुए अंदाज में जवाब दिया, अच्छी बात है कि तुम पता लगाओ। और हाँ, अगर न्यूज़ नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि उस न्यूज़ में पूरी गैंगस्टर की हवाइयाँ उड़ा दी हैं। जिस पर करण ने हैरानी के होते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? जिस पर उधर से ईशान ने कहा, सच में तुम्हें कुछ भी नहीं पता? जिस पर करण ने कहा, नहीं भाई मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, क्या हुआ है? जिस पर ईशान ने थोड़ा सीरियस होते कहा, साहिल खन्ना, उसे कल रात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसकी फैमिली के सारे काले धंधे सबके सामने आ गए हैं। और उसकी बहन सोनम खन्ना का किसी ने एनकाउंटर कर दिया है।
और मेरे हिसाब से यह सब जिसने भी किया है ना, वह ज़रूर हाईएस्ट सीनियर ही होगी। यह सुनकर करण सोच में पड़ गया था, जिस पर ईशान ने कहा, तो अब इसका पता करो कि आखिरकार हायर सीनियर है कहाँ पर। जब करण ने यह सुना तो उसकी आंखें छोटी सी हो गई थी और उसने हैरानी से कहा, क्या साहिल अब नहीं रहा सच में? जिस पर ईशान ने जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर करण ने सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं पता करता हूँ और मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। और उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और वह एक गहरी सोच में पड़ चुका था, लेकिन उसे कायरा की इंफॉर्मेशन जानकर भी खुशी मिली थी। तभी अजय हंसते हुए मुस्कुराते उसके पास आया और उसने एक साइड होते हुए कहा, करण करण मेरी बात सुन। जब करण ने फिर से अजय की आवाज़ सुनी तो उसने इरिटेट होते उसकी तरफ देखा और फिर उसे घूरते बोला, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? गई नहीं यहाँ से? और जब अजय ने यह बात सुनी तो उसने गुस्से से कहा, नहीं मैं तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ने वाला, समझे तुम? मैं तुम्हारा खून ही पीता रहूंगा। तो तुम तो ये भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, समझे समझे तुम? जिस पर करण ने इरिटेट होते हुए कहा, बको, क्या बकना है तुम्हें? जिस पर अजय को पहले तो मुंह बन गया था, लेकिन फिर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, आज शाम को क्यारा का कॉन्सर्ट है और मुझे ये बात अभी अभी कुछ बच्चों ने पता चली है। तो तुम्हें पता है कि आज सभी लोग उस कॉन्सर्ट में जाने वाले हैं, तो तुम प्लीज़ उसके लिए टिकट बुक करो ना, मुझे भी जब वहाँ पर जाना है। जब करण ने उसकी बात सुनी तो उसने गुस्से से कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर तुम्हें जाना है तो तुम खुद ही टिकट बुक करो। जिस पर अजय ने उसे मनाते हुए कहा, यार प्लीज़ चलो ना, वहाँ पर पहले से ही सारी बुकिंग हो चुकी हैं और वहाँ पर मेरा सिक्का काम नहीं कर सकता, वरना मैं खुद ही कर लेता। तो तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। जिस पर करण ने उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। उसकी बात को सुनकर अजय जल्दी से उसके सामने आया और अपना छोटा सा चेहरा करते हुए बोला, प्लीज़ चलो ना, वैसे भी मैंने 1 साल से क्यारा की आवाज़ नहीं सुनी है, प्लीज़ चल। जिस पर करण ने इरिटेट होते कहा, नहीं कहा ना, मैं नहीं जा रहा हूँ। जिस पर अजय ने उसे पकड़कर उसे अपनी बातों में उलझाते हुए कहा, प्लीज़ यार, मेरी खातिर। और तुम्हें पता है वहाँ पर अर्पित भी आने वाला है, तो क्या पता वहाँ पर कायरा भी आए। और जब करण ने यह कहा तो वह सोचने लगा था और यह देखकर अंदर ही अंदर अजय मुस्कुराने लगा था, क्योंकि बेचारे का तीर निशाने पर जो लगा था। उसकी बात सुनकर अजय ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा, तो फिर तुम चल रहे हो ना? जिस पर करण ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है। यह सुनकर अजय का तो खुशी का जैसे मानो ठिकाना ही नहीं रहा था। उसने कसकर करण को अपनी गले से लगा लिया और खुशी के साथ कहा, यार तू मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, आई लव यू सो मच। जिस पर करण ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, हाँ हाँ, अब मक्खन लग गया हो तो बस कर, ठीक है? और मुझसे ना तुम दूरी रहा करो, इतना चिपकने की जरूरत नहीं है, वरना अगर कोई हमें ऐसे देखेगा तो मुझे गे ही समझेगा, समझे तुम? जब अजय ने यह सुना तो उसने गाल पर किस करते हुए लड़कियों की तरह शर्माते कहा, ओके ठीक है डार्लिंग। और जब यह करण ने सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और फिर वह जल्दी से अपने होश में आया और अजय को एक किक मारते हुए बोला, क्या कहा तूने? जिस पर अजय उसकी तरफ दांत दिखाने लगा था और फिर जल्दी से वहां से एकदम से रफू चक्कर भी हो गया था। दोपहर का वक्त। वहीं दूसरी तरफ सिंह मैंसन में वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म था। वहीं जमीन पर साहिल के पिता रवि खन्ना हताश होकर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था और उनके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। उनके सामने सोफे पर एक 24 से 25 साल का नौजवान बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसके आसपास से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था, जिसके कारण सभी लोग गुमसुम से खड़े हुए थे, किसी की भी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं साइड में एक सोफे पर रणवीर सिंह भी बैठे हुए थे, जो कि उस लड़के को देखकर काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे थे। और फिर रवि ने डरते हुए कहा, सॉरी बॉस, हमें हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, कैसे सभी को हमारे धंधों के बारे में पता चल गया। और जब उस लड़के ने रवि की कही हुई बातों को सुना तो उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी को भींचते हुए कहा, जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो। बस यही तो बात है कि आपको वह नहीं पता कि आपका बेटा यह अगर आखिर कर क्या रहा है। उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से हम लोग अब सभी के सामने आ गए थे। वह अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझता है ना,
तब उसकी स्मार्ट गिरी कहाँ चली गई थी जब वह सोचने लगा कि वह अकेले ही हाईएस्ट सीनियर को अपने कब्जे में कर लेगा। तुम्हारे उस बेवकूफ़ लड़के की वजह से हम सब आज इस बड़ी सी मुसीबत में आ गए हैं और उसकी वजह से मुझे अब उसके सामने आना पड़ रहा है। उस लड़की की बातें सुनकर रवि जी के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था और फिर उन्होंने डरते हुए कहा, हाँ मुझे पता है बॉस, लेकिन आज वह जेल में है और उस हायर सीनियर ने मेरे बेटी को भी मार डाला है। तो अब क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे? उसकी बात को सुनकर उस लड़के ने गुस्से से कहा, मैं क्या करूँगा? कुछ भी नहीं। इसकी मुझे तुम्हें बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। और अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और ये भूल ही जाओ कि मैं अब तुम्हारे उस बेवकूफ़ लड़के को छुड़ाने की मदद भी कर सकता हूँ। तो गेट आउट फ्रॉम हेयर। यह सुनकर रवि जी की आंखें फैल गई थी क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वह उनकी रिक्वेस्ट को मार देंगे, मतलब इनकार कर देंगे। इस वजह से उन्हें लगता था बस उसका इरादा जान लेंगे, तो उन्होंने जल्दी से अपने हाथ को गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखें बॉस, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उस लड़के ने वहाँ खड़े होते हुए बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए गुस्से के साथ कहा, अब क्या तुम मेरा मुंह देखते रहोगे? चुपचाप से इसे पकड़ो और यहाँ से बाहर निकालो और फिर ये कभी हमारे घर के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड ने जल्दी से हरकत में आ गए और रवि को पकड़ा और फिर उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगे थे। वहीं रवि जोर जोर से अपनी बेटे को बचाने की गुहार कर रहा था, लेकिन उस लड़के पर उसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। उसके जाने के बाद वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वहीं रणवीर जी ने गुस्से के साथ कहा, नीलेश, क्या तुम सच में अब कुछ भी नहीं करने वाले हो? क्या तुम उस हाईएस्ट सीनियर से अपने बदले को नहीं लेगो? यह है नीलेश सिंह था, यानी कि रणवीर सिंह का बड़ा बेटा, और साथ ही साथ यह एक बड़ा माफिया भी है और इसके पीछे न जाने कितने ही लोग लगे हैं, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया और ना ही किसी को ये पता चला है कि आखिरकार वह दिखता कैसा है। नीलेश अपने भाई श्रवण सिंह से भी काफ़ी हैंडसम है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी खूबसूरती पर जाना नहीं चाहिए, ऐसा ही इनका भी हाल है। ये जितने हैंडसम हैं उतने ही ज़्यादा बेहद खतरनाक भी हैं। ये अपनी फैमिली के अलावा किसी पर भी ध्यान नहीं देता है और ना ही इसे किसी से फर्क भी पड़ता है। जब नीलेश ने अपने पिता की बाई हुई बात को सुना तो उसके हाथ की नसें साफ दिखाई दे रही थी और उसका गुस्सा भी जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए डैड, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि आखिरकार वह हायर सीनियर है कौन, तो मैं उसे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसकी बात सुनकर रणवीर जी की आंखें नफरत के कारण जलने से लगी थी। वहीं नीलेश खड़ा हुआ और फिर वह स्टडी रूम की तरफ चला गया था। वहां पर पहुंचकर उसने किसी को कॉल किया और फिर गुस्से के साथ कहा, क्या तुम्हें उस बेवकूफ़ के कंप्यूटर में कुछ पता चला? जिस पर उधर से किसी ने थोड़ा डरते हुए कहा, सॉरी बॉस, हम अभी तक उसके कंप्यूटर का लॉक नहीं खुल पाए। ये पासवर्ड काफ़ी अजीब है और काफ़ी मिस्टीरियस भी, जिसके कारण हम उसे अनलॉक ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अपने आप चिंता मत कीजिए, हमने ब्लैक हैकर की टीम को हायर किया है और वह जल्दी ही इसके पासवर्ड को हैक कर लेंगे। उसकी बात को सुनकर नीलेश ने गुस्से के साथ कहा, कुछ भी करो, लेकिन मुझे आज ही आज हाईएस्ट सीनियर की जानकारी चाहिए, समझे तुम? जिस पर उधर से किसी ने जल्दी से कहा, ओके बॉस, और फिर नीलेश ने गुस्से से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और वह गुस्से से जाकर चेयर पर बैठ गया। तो वह काफ़ी गुस्से में था और उसने गुस्से में अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए कहा, बस कुछ ही घंटे और फिर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और ये पता चलते ही कि तुम कौन हो और क्यों तुमने मेरे भाई को मारा। फिर मैं जो करूँगा वह तुम झेल भी नहीं पाओगे। उसी वक्त तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर दर्दनाक मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मेरे दिल के सबसे करीब मेरे भाई को निशाना बनाया, जिसके कारण नीली सिंह तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएगा। तो इंतजार करो अपनी मौत का। वहीं दूसरी तरफ कायरा आराम से बेड पर सो रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। तो फ़ोन की आवाज़ सुनकर कायरा की आंखें झट से खुल गई थी और फिर उसने अपने फ़ोन को उठाया और जब कॉलर आईडी को देखा तो उसने कॉल को पिकअप कर दिया। तो उधर से किसी ने ना जाने क्या कहा गया, लेकिन उधर उधर की बातों को सुनकर कायरा की आंखें छोटी सी हो गई थी और उसका फेस काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो गया था। उसने जल्दी से कहा, ठीक है,
उसकी हर हरकत पर नज़र रखो। और फिर उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और उसने कुछ सोचते हुए कहा, क्या बात है, ये तो काफ़ी जल्दी मेरे सामने आ गया। यानी कि चूहा अपनी बिल से बाहर निकल चुका है। अब तो खेल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फिर वह खड़ी हुई, लेकिन खड़े होते ही उसका सर चकराने लगा था, जिसके कारण वह थोड़ी सी स्थिर हो गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने के बाद उसने अपने कदमों को ज़मीन पर रखा और सिर्फ जाकर बैठ गई। उसने अपने लैपटॉप को लिया और फिर अपने लेफ्ट हैंड से ही लैपटॉप पर कुछ करने लगी थी। उसकी उंगलियां काफ़ी तेज़ स्पीड से लैपटॉप पर चल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ही एकदम से उसकी उंगलियां रुक गई थी, क्योंकि उसने किसी के कंप्यूटर को हैक कर लिया था और फिर से उसकी उंगलियां चलने लगी थी। और थोड़ी देर में उसने उस लैपटॉप के वापस से रख दिया था और फिर वह मुस्कुराने लगी थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम इतने उतावले हो ही जा रहे हो ना मेरे बारे में जानने के लिए, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी मदद कर दूँ। और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वह खड़ी हुई और किचन की तरफ जाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ किसी सीक्रेट लैब में कुछ लोग एक कंप्यूटर को हैक करने में लगे हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि नीलेश के द्वारा हायर किए हुए ब्लैक हैट टीम के मेंबर्स थे। लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी उनमें से किसी ने भी कंप्यूटर को हैक नहीं कर पाया, जिसके कारण सभी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई जा रही थी। तभी उनकी परेशानी की लकीरों को देखकर उनके पास ही खड़ा हुआ एक आदमी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि अगर इन सब इन सब ने भी कंप्यूटर का अनलॉक नहीं कर पाए तो फिर उसकी बॉस उनकी जान ही ले लेंगे। इसीलिए उसने परेशान होते कहा, देखो, तुम लोगों को कैसे भी करके इस कंप्यूटर को हैक करना ही होगा, वरना सभी के सभी मारे जाओगे। तो उसकी बात सुनकर सभी लोगों की जान हलक में अटक गई थी और सभी लोग भी जान लगाकर उस कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करने लगे थे। तभी एकदम से उन सभी की आंखें मानो फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वह कंप्यूटर अपने आप ही अनलॉक हो गया था। और जब यह सभी ने देखा तो सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। और फिर एक ब्लैक हैकर के टीम के एक मेंबर ने जल्दी से कहा, चीफ, ये कैसे हुआ? क्या ये आपने किया है? और जब उसकी कही हुई बात को बीच में बैठे हुए उस लड़के ने सुनी तो उसने मना कर दिया, कहा, नहीं, ये मैंने नहीं किया है। तो सभी लोग एक दूसरे को कन्फ्यूजन के साथ देखने लगे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी के चेहरे पर कन्फ्यूजन साफ देखी जा सकती थी, लेकिन वह किसी ने भी कोई हक भी नहीं किया था। और यह देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। वहीं उस कंप्यूटर को अनलॉक होते देखकर वह आदमी खुश हो गया था। उसने जल्दी से कहा, ये सब जिसने भी किया है, लेकिन उसने ये करके हम सभी की जान जरूर बचा ली है। लेकिन उस ब्लैक हैकर की टीम का चीफ काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया था और फिर कुछ सोचकर उसकी उंगलियां उस कंप्यूटर पर चलने लगी थी। उसकी भी उंगलियां काफ़ी स्पीड के साथ उस कंप्यूटर पर चल रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद ही उसकी आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि जिसने भी उसकी मदद की थी वह हैकर वर्ल्ड का किंग क्रिस था। और जब उसकी टीम ने भी उस नाम को देखा तो सभी के लोग भौचक्के के रह गए थे और एक ने हैरानी के साथ कहा, क्या सच में ये क्रिस ने किया है हम सभी की मदद? सीरियसली? उसकी बात को सुनकर उस आदमी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, ये क्रिस कौन है? जिस पर ब्लैक हैकर की एक टीम मेंबर ने काफ़ी एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे तुम्हें नहीं पता क्या कि क्रिस कौन है? क्रिस हैकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैकर है और फिर तुम कह सकते हो कि वह हैकर वर्ल्ड का किंग है। और जब उस आदमी ने उस टीम मेंबर की बात सुनी तो वह भी हैरान रह गया था। और फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन उसने हम लोगों की मदद क्यों की? उसे इससे क्या मिलेगा? यह सवाल सुनते ही सभी लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए थे। वहीं उस ब्लैक हैकर टीम का चीफ काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया था और वह थोड़े गुस्से में भी था, क्योंकि एक बार फिर से क्रिस ने उसकी मदद की थी। और उसकी मदद को देखकर उस चीफ को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका कोई वजूद ही नहीं था, जिसके कारण वह क्रिस से काफ़ी ज़्यादा नफरत भी करता था। और उसने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश भी की थी कि आखिरकार वह है कौन। वह इसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता करना चाहता था कि वह कौन है, कहाँ से है। लेकिन उसे आज तक कुछ भी उसके बारे में एक भी बात पता ही नहीं चल पा रही थी कि आखिरकार वह कौन है और कैसा दिखता है और फिर कहाँ से है, वो लड़की है या वो लड़का है। वहीं क्रिस ब्लैक हैकर टीम की बातें सुनकर उस आदमी ने कहा, ये सब छोड़ो, हमें इससे क्या ही लेना देना है। अगर हम उसने मदद की है तो अच्छा ही है। अब तुम इस लैपटॉप को जो भी कुछ है वह हमें जल्दी से दिखाओ।
उस आदमी की बातें सुनकर उस टीम के कैप्टन अपने होश में आए और फिर उसने राहिल का लैपटॉप ऑन किया और फिर उसमें से वह सब कुछ उस आदमी को दिखाने लगा। और वह उसे सब कुछ दिखाई रहा था कि तभी उस आदमी की एकदम से आंखें फैल गई थी और उसने जल्दी से अपनी आंखें फैलाते हुए कहा, रुको रुको रुको, एक सेकंड एक सेकंड। उसकी बात को सुनकर उस कैप्टन के हाथ भी रुक गए थे। वहीं उस आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान दिखाई दे रहा था और ये उसने हैरान के साथ कहा, ये तो एक लड़की है। उसकी बात को सुनकर सभी लोग भी लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगे थे। वहां पर किसी लड़की का एक फोटो थी और वह कोई और नहीं बल्कि कायरा ही थी, लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ उस आदमी को छोड़कर वह आदमी एक तरीके से दंग रह गया था और फिर उसने अपना सर पकड़ लिया और फिर उसने अपने बालों को नोचते हुए बोला, क्या एक लड़की ने बॉस के छोटे भाई का मर्डर कर दिया था? वहीं जब उसकी कही हुई बात को सभी ने सुना तो सभी की आंखें भी मानो फटी की फटी रह गई थी और उन सभी को भले ही समझ नहीं आया था कि ये किसका फोटो है, लेकिन वह आदमी उस सभी को मतलब तो समझ ही गया था। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि वह एक मर्डर थी, जिसकी वजह से सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। शाम का वक्त कायरा के अपार्टमेंट की में किसी ने डोरबेल बजाई तो कायरा, जो कि सोफे पर बैठी हुई थी, उस डोरबेल की आवाज़ सुनकर वह एकदम से खड़ी हो गई और फिर वह उसने दरवाजे की तरफ देखा और वह खड़ी हुई और दरवाजे के पास जाकर उसने दरवाजे को खोला तो वहां पर अर्पित खड़ा हुआ था, जो कि उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने ब्लू कलर का थ्री पीस सूट पहन रखा था और वह काफ़ी ज़्यादा उसमें हैंडसम लग रहा था। और जब कायरा ने उसे इस तरह से देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई थी। वहीं अर्पित ने अंदर आते हुए कहा, अरे मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे इस तरह से घूर घूर कर देख कर मुझ पर नज़र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब कायरा ने उसकी कही हुई बात को सुना तो उसने सबसे पहले दरवाजे को काफ़ी ज़ोर से बंद किया, जिस पर अर्पित अपनी जगह पर जम से खड़ा हो गया था, क्योंकि अचानक से उसे समझ नहीं आया था कि क्या हो गया। वह काफ़ी ज़्यादा डर गया था, उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। वहीं कायरा गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली, और अगर तुम्हारी खुद की तारीफ करना हो गया हो तो फिर यहाँ पर आने का मुझे रीज़न बताओ। आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जब अर्पित ने उसकी कही हुई बात सुनी तो उसका सर जैसे घुमाकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही लड़की, कैसे बताने कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और फिर उसने हैरानी से कहा, यार तुम्हें आखिरकार कुछ दिनों से हो क्या गया? हाँ, तुम्हारी याददाश्त को इतनी जल्दी कमज़ोर कैसे होती जा रही है? हाँ, वो भी दिन ब दिन जैसे घटती जा रही है। सच में आज तुम्हारा कॉन्सर्ट है, तुम्हें ये याद भी नहीं है? या फिर नहीं, तुमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की भी है कि नहीं, या फिर नहीं की है? हे भगवान, तुम्हारा मैं क्या करूं? और वह फ्रस्ट्रेशन से इधर उधर घूमने लगा। वहीं जब कारा ने उसकी बातों को सुना तो वह उसकी तरफ अपनी आंखों को छोटा करके देखने लगी थी और फिर उसने गुस्से के साथ कहा, स्टॉप। जब अर्पित ने उसकी आवाज़ सुनी तो वह एकदम से अपनी जमीन पर एकदम से जड़ हो गया था और उसने जब गुस्से के साथ कहा, क्या स्टॉप? हाँ, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुमने आज कुछ भी नहीं किया है, तो पता नहीं तुम कॉन्सर्ट में क्या ही करोगे। मेरा तो ये सोच सोच कर ही सर फटा जा रहा है। और जब भाई को पता चलेगा कि तू वह सब, वह तो मेरी जान ही ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर जो सौंप दी थी। मुझे लगा था कि तुम घर पर प्रैक्टिस कर रही होगी, लेकिन नहीं, तुम तो इसीलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना कॉन्सर्ट तक याद नहीं है, तो तुमने प्रैक्टिस क्या खाक की होगी। और जब कायरा ने उसकी कही हुई बातों को सुना तो उसे गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से से अपने एक पैर को उठाते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? और फिर खुद का तुम्हारा मुंह बंद करो। और जब यह अर्पित ने देखा तो वह एकदम से घबरा गया था और उसने जल्दी से कहा, अरे अरे सॉरी मेरी माँ, प्लीज़ यार, काफ़ी महंगे कपड़े हैं और मेकअप भी काफ़ी पैसे भी खर्च हुए हैं, इसीलिए प्लीज़ इस बात को मुझे छोड़ दो। उसकी बात को सुनकर कायरा उसकी तरफ अपनी अजीब नज़रों से देखा और उसके पैर को नीचे कर लिया था। वहीं यह देखकर अर्पित ने एक राहत की सांस दी और बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। उसकी बात को सुनकर कायरा ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो यह देखकर अर्पित की बोलती जैसे बंद हो गई थी और फिर कायरा ने शांति से पूछा, अब बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी बात को सुनकर अर्पित ने परेशानी के साथ काफ़ी लाचार होकर कहा, अरे यार, कितनी बार बताऊँ मैं? हाँ, बता तो रहा हूँ, तुम्हारी कॉन्सर्ट के लिए आया हूँ। क्या तुम सच में भूल गई हो? उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा उसकी बात सुनकर कायरा ने गुस्से के साथ कहा,
मुझे सब कुछ पता है कि शाम को मेरा कॉन्सर्ट है, लेकिन तुम वहाँ पर जाने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ? यह सुनकर अर्पित अपनी नज़रें चुराने लगा था और फिर उसने हकलाते हुए कहा, क्योंकि भाई ने मुझे मुझे यहाँ पर तुम्हें लाने के लिए भेजा है, तो मैं क्या करता, हाँ? इसीलिए। उसकी बात को सुनकर कायरा ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, सच में यही बात है ना? जिस पर अर्पित ने फिर से कहा, हाँ हाँ हाँ, और क्या बात हो सकती है? मैं सही तो बोल रहा हूँ, लेकिन क्या तुम अब चल रही हो, या फिर तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है अपने कॉन्सर्ट की? यह सुनकर कायरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर घूरते हुए बोली, मेरे हिसाब से ना तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करनी चाहिए, और रही बात मेरी तैयारी की, तो वह मेरी हेडिंग है, समझे तुम? और फिर वह अपने रूम की तरफ बढ़ गई और फिर उसने अपने कपड़ों को चेंज किया, और उसके हाथ में दर्द था इसलिए उसने वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का टाइट जीन्स पहना, और फिर वह अपनी सीट पर कैप को लगाया और चेहरे पर मास्क, और फिर उसने कवर्ड को खोला और वहाँ से वही वॉल्यूम रखा हुआ था। तो उसने अर्पित को आवाज़ लगाते हुए, अर्पित यहाँ आओ। जब बाहर सोफे पर बैठे हुए अर्पित ने उसकी आवाज़ को सुना, तो पहले तो वह एकदम से डर गया था और फिर वह जल्दी से खड़ा हुआ और उसके रूम की तरफ चला गया था। तो कायरा ने उस वॉलियन को और उसकी तरफ दिखाते हुए कहा, इसे उठाओ और चलो। जब अर्पित ने उसकी बात सुनी तो उसने एक चैन की सांस ली और फिर उसके कहे मुताबिक किया, और वह दोनों वहाँ से निकल गए। कॉन्सर्ट को एक बड़े से ऑडिटोरियम में रखा गया था, और वह ऑडिटोरियम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वह पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग कायरा को देखने आए हुए थे। कियारा को देखने आए थे, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश और जोश में दिखाई दे रहे थे। सभी लोगों के हाथों में कियारा के नाम के बोर्ड्स थे, और साथ ही वहाँ पूरी कॉलेज के स्टूडेंट भी मौजूद थे, और वहीं अजय, अर्पित, रायना और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ सभी लोग वीआईपी सीट पर बैठे हुए थे। वहीं अजय रायना के बगल में वाली सीट पर बैठा हुआ था, जिसके कारण वह अंदर ही अंदर खुशी से मारे फूल ही नहीं समा रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। वहीं रायना की दूसरी साइड वाली सीट पर सभी अभी तक खाली थे और वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा था, और वहाँ पर थोड़ी देर बाद कायरा की पूरी टीम भी आ गई थी, लेकिन वह सभी लोग इस वक्त काफ़ी अलग लग रहे थे। सभी ने काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, साथ ही सभी के चेहरे पर काला चश्मा था, और वह सभी लोग आकर अपनी अपनी वीआईपी सीटों पर बैठ गए थे, जो कि उनके लिए कायरा ने ही बुक की थी। वहीं सभी लोगों के आते ही सभी लोगों की नज़र उन सभी पर चली गई थी। उन सभी में आरुष भी शामिल था। करण भी उन सभी की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स आए और उनके बीच में आदित्य भी काफ़ी शान के साथ चलते हुए आया। जब सभी लोगों की नज़र आदित्य के ऊपर गई तो सभी लोग हैरान थे। वहीं वहाँ पर आदित्य को देखकर करण भी थोड़ा सा हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि आदित्य आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहा है, लेकिन उसने अभी तक वहाँ पर कभी कहीं भी कायरा को नहीं देखा था, और ना ही वहाँ पर अर्पित दिखाई दे रहा था, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी कि कायरा यहाँ पर आएगी या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ ऑडिटोरियम के बाहर अर्पित ने कार को रोका और फिर वह दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए थे। अर्पित एक वक्त काफ़ी हड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा था। वह इधर से उधर देखी भी जा रहा था, जिसके कारण कायरा को उस पर शक हो रहा था, और फिर वह कायरा के मेकअप रूम में पहुंचा तो वहां पर कायरा का मेकअप आर्टिस्ट पहले से ही मौजूद था, और जब उसने कायरा को देखा तो उसने थोड़ा भावुक होते कहा, आई रियली मिस यू मैम। मैंने आपको एक साल से मैं काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। जब कायरा ने उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनी तो उसने अर्पित पर से अपनी जान को हटा लिया था, नज़र को हटा लिया, और फिर उसकी तरफ मुस्कुरा कर दिया था। और जब उस मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप करना शुरू हुआ किया तो वहीं अर्पित में पड़ा हुआ था कि वह स्टेज पर जाए या फिर नहीं जाए। जब कायरा ने उसे अभी तक वहीं पर खड़े हुए देखा तो उसने कहा, क्या तुम यहाँ पर खड़े ही खड़े रहोगे क्या, मूर्ति बनकर? क्या तुम्हारा यहाँ से जाने का इरादा नहीं है? जब अर्पित ने उसकी बात सुनी तो वह एकदम से लड़खड़ा गया था। उसे थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो रही थी, उसे समझ नहीं आया, वह थोड़ा परेशान नजर नजर आ रहा था, जिसे वह लाख कोशिश करने के बाद भी छुपा नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वह वहाँ से निकल गया। वह अपनी सीट पर पहुंचा, और जब उसने अपनी बगल में रायना को देखा तो उसका मुंह बन गया था। उसने खुद पर बल बढ़ाते हुए कहा, ये नकचड़ी यहाँ पर क्या कर रही है?
क्या इसे यही सीट मिली थी बैठने के लिए? वहीं रायना जो कि उसके बगल में ही बैठी थी, उसने उसकी बातों को सुन लिया था और यह सुनते ही उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कहा तुमने फट्टू? जब अर्पित ने उसकी आवाज़ सुनी तो वह एकदम से चौंक गया और उसने अपने मन में कहा, यानी कि मैंने जोर से बोल दिया, सत्यानाश हो। उसकी बात को सुनकर उसने अकड़ते हुए कहा, मैंने क्या कहा? हाँ, तुम्हारे कान ही बज रहे हैं। और ये फट्टू किसे बोल रही हो? हाँ, देखो तुम ना अपनी जबान को संभाल कर बात क्या करो। जिस पर उसकी बात सुनकर रायना ने भी गुस्से के साथ कहा, अगर नहीं करूं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, यह सुनकर अर्पित ने भी गुस्से के साथ कहा, तुम्हारी जान ले लूंगा और क्या। जब रायना ने उसकी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से उंगली दिखाते हुए कहा, एक बार आईने में अपनी शक्ल को देख लो, उसके बाद मुझे मारना, समझे? यह सुनकर अर्पित को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वह गुस्सा करता तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा था, जिसकी वजह से वह हड़बड़ा गया था और उसने जल्दी से फ़ोन की आवाज़ को एकदम से बंद कर दिया था। लेकिन वह साथ ही उसकी फ़ोन की आवाज़ सुनकर से टिपिट्टी भी गुल हो गई थी और उसने जल्दी से पॉकेट से फ़ोन को निकाला। उसने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। यह देखकर वह परेशान हो गया और फिर उसने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था, वापस से पॉकेट में रख लिया था। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। वह करण की नज़रें कायरा को ही ढूंढ रही थी, जो कि अभी तक नहीं आई थी, जबकि अब तो अर्पित भी आ गया था और उसे वहाँ पर न देखकर अब उसे अजय पर गुस्सा आने लगा था। उसने ही तो कहा था कि यहाँ पर अर्पित आ रहा है तो जरूर कायरा भी आएगी, लेकिन यहाँ पर तो कायरा का नामो निशान नहीं था। यहाँ पर आने के लिए उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वह फिर भी आ गया था। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। कुछ मतलब घर के मामलों की वजह से स्टोरी नहीं दे पा रही हूँ, बस फिर कोशिश करूँगी जो दे पाऊँ। सॉरी, मतलब माफ़ कर दो प्लीज़। बाकी आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।